अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नई सुबह है और जनाब इस दुआ के साथ इस दिन का आगाज़ करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों का और माहौल का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। और हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम किसी अच्छी बात के साथ, किसी पैगाम के साथ या किसी नसीहत के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना मुल्क में इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक रिक्वेस्ट के साथ और एक अपील के साथ करना चाहूँगी कि मुल्क में जो जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इख्तिलाफ राय का इजहार रखना होता है और करना भी चाहिए, और ये जमहूरियत का हुस्न भी होता है, एक लाजमी जुज़ भी है, लेकिन अवामी जायदाद को नुकसान पहुँचाना, अपने मामूलाती ज़िंदगी में खलल अंदाज होना कभी भी हमारे अखलाकियात का हिस्सा नहीं रहा है। ये अमन और इत्तेहाद कायम रखने का सब के लिए वक्त आ गया है। हम हर किसी से यही अपील करेंगे कि जनाब वो अफवाह और गलत बातें ना फैलाएं, क्योंकि ये हम सब का मुल्क है, ये हमारा मुल्क है और हमने बेशुमार कुर्बानियों के बाद ना ये मुल्क हासिल किया है। आज़ाद फ़ज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं और ये लोग हमारे अपने लोग हैं। ये पुलिस, ये अफवाज, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये तमाम तर इदारे सारे हमारे अपने। और बराए करम जनाब मुल्क में अनारकी ना फैलने दे। एहतजाज करना बेशक सबका हक होता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना। लेकिन अगर किसी भी कीमती चीज़ या जान का ज़िया होता है या पब्लिक या प्राइवेट तनसीबात को नुकसान पहुंचता है, तो आखिरकार नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, हमारे मुल्क का ही होगा। तो मुझे लगता यह है कि किसी भी बयानिए को ना परवान चढ़ाने में या उसको रद्द करने में मीडिया का एक बहुत अहम किरदार होता है। तो मैं इसी तवस्सुत से जनाब आप लोगों से ये मुखातिब हो रही हूँ और ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए और इसका जो नुकसान है उसको मत पहुंचाना चाहिए। और जो मुल्क दुश्मन अनासिर है ना, उनको हम पे हंसने का मौका हरगिज़ हमें फ़राहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल है जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के इदारों के लिए अच्छा नहीं है। जो पोर्ट्रे इंटरनेशनल मीडिया में हमें किया जा रहा है, जिस तरह की ख़बरें बाहर जा रही हैं, वो हमारे लिए, हमारी इमेज के लिए, हमारे मुल्क की इमेज के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए एहतजाज करें, आपको पूरा हक है, पुरअमन एहतजाज करने का आपको पूरा हक है। लेकिन ये जो जलाओ घराव हो रहा है, तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जनाब चीज़ें तोड़ फोड़ के रख दी गई हैं, मुल्क का जो एक नक्शा है ना वो बिगड़ता जा रहा है। तो इस हवाले से हमें इक़दामात भी उठाने की ज़रूरत है और ये माइंडसेट भी ठीक करने की ज़रूरत है कि जनाब पुरअमन एहतजाज कीजिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिलचस्प ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब बरतानवी माहिरीन और इदारों ने अवाम को ख़बरदार किया है कि मई से लेकर जुलाई के वस्त तक एक किस्म के जहरीले कैटरपिलर की भरमार हो सकती है। उन्होंने अवाम से कहा है कि डॉट टॉसिंग कैटरपिलर के पास जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इनमें एक तरह का जहर पाया जाता है और इस दौर में ये कीड़े अपनी नस्ल खेज़ी करते हैं और बागातों सब्ज़े में कसीर तादाद में भी पाए जा सकते हैं, जिनमें कई इक़साम की सुंडियाँ भी शामिल हैं। और इनमें ओक मौत हैरी कैटरपिलर नुमाया है, जिसके बदन पर सख्त बालों जैसे उभार पाए जाते हैं। और बरतानिया में इस दौरान आपको पता है कि मौसम गर्मा की छुट्टियां भी होती हैं और आवाम बड़ी तादाद में बाहर छुट्टियां गुजारने के लिए भी निकलते हैं। और ये जो कैटरपिलर है, इसकी जो पिक्चर्स हैं आप वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह का ये कैटरपिलर है। और इसके ऊपर जो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल हैं और उभार पाया जाता है, जिसमें जहर मौजूद होता है। तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि वो जहाँ भी इन हशरात को देखें तो मजाज इदारों को इसकी इतला ज़रूर दी जाए, क्योंकि इनके बालों से अगर हमारी जिल्द छू जाएगी तो शदीद जलन
और मर्ज़ की जो कैफियत है वो भी पैदा हो सकती है। तो सबसे परेशान कुन बात ये है कि 2 इंच जिसामत के कैटरपिलर के चुभने वाले बाल उनके बदन से अलग होकर हवा के साथ दूर दूर तक ये जा भी सकते हैं और लोगों को मुतासर भी कर सकते हैं। तो जनाब बरतानिया में ये ख़बर सामने आई है और उन्होंने अपने जो अवाम है, अपने जो लोग हैं, उन्हें ख़बरदार किया है कि आप एक तो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह के जो हशरात हैं अगर आपको नज़र आते हैं तो फ़ौरन से जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें इत्तला दी जाए ताकि वो इनसे छुटकारा हासिल कर सके, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और जहरीले भी हो सकते हैं। अगर ये आपको काट लेते हैं या आपकी सिर्फ स्किन को टच भी कर लेते हैं तो उनका जहर जो है आप में भी मुंतकिल हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जनाब उन्होंने अपनी आवाम को ख़बरदार किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर जो है बड़ी ही अजीब भी है। चोरी के हवाले से हमने आपको बताना है कि जनाब एक अजीब व गरीब चोरी जो है वो जनूबी अमरीका के मुल्क पीरू के 3 चोरों ने की है, और अहमकाना और अजीब व गरीब किस्म की चोरी की ये वारदात हुई है और जिसमें तारीख़ रकम कर डाली है। और 220 मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो स्पोर्ट्स जूते होते हैं ना, उनके सिर्फ सीधे पाँव लेकर वो जो चोर थे, 3 चोर, वो फरार हो गए। 3 अफराद स्टोर के अकब में वाक़े रास्ते से ताला काट कर स्टोर में दाखिल होते हैं और 3 बड़े क्रेट्स जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्निकर्स शूज़ बॉक्स से भरे हुए होते हैं उनको चुरा कर ले जाते हैं। अहमक चोर अपनी वारदात के वक्त ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सके कि वो जिन जूतों के डब्बे चुरा कर लेकर जा रहे हैं ना, वो सिर्फ सीधे पाँव के स्निकर्स थे। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि स्टोर के जो मालिक थे उन्हें एक मकामी स्पोर्ट्स अशिया की नुमाइश में डिस्प्ले के लिए सिर्फ सीधे पाँव के 3 क्रेट्स तैयार किए गए थे, और हुकाम को शुबा है कि चोर अब इन जूतों को कहीं छुपा देंगे क्योंकि इनके लिए जूतों को ब्लैक मार्केट में दूसरे पेयर के बगैर बेचना नामुमकिन है। तो जनाब ये एक अजीब व गरीब कह ले कि चोरी हमारे सामने आई है जो कि जनूबी अमेरिका में एक स्टोर में हुई है कि जो 3 चोर थे वो स्टोर में आते हैं और सिर्फ सीधे पाँव के जो शूज़ हैं, जो स्नीकर्स हैं, उनके जो डब्बे हैं, क्रेट्स हैं जो वहाँ पे पड़े हुए थे, वो उठा के ले जाते हैं। और वो चोरी भी उनके कोई काम नहीं आई है बिकॉज़ वो उसको बेच भी नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एक ही पाउंड का जूता कौन ख़रीदेगा, तो इसलिए उनकी वो चोरी काम नहीं आई है। तो मैं तो मशवरा यही दूंगी कि वो वापस उन्हें जाके कर दें, ये ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। ऑन अ लाइटर नोट अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी मज़े की खबर थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रही थी, जिसकी पिक्चर्स भी और जिसकी जो स्क्रीनशॉट्स थे कॉन्वर्सेशन के वो ज़्यादा वायरल हो रहे थे कि शादी के 4 साल बाद तलाक होने पर खातून ने फोटोग्राफर से अपनी रकम वापस मांगनी शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका के फोटोग्राफर और खातून के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू थी, कॉन्वर्सेशन थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि एक खातून ने तलाक के बाद शादी के फ़ोटोशूट की रकम जो है ना वो वापस करने का तकाजा किया है। और ख़ातून की शादी जो कि 2019 में हुई थी और शादी के 4 साल बाद उनकी तलाक हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि लॉनेस रोमियो नामी फ़ोटोग्राफ़र ने कहा कि 2019 में जब ख़ातून की शादी हुई तो इस तकरीब में वो फ़ोटोग्राफ़ी के काम सर अंजाम दे रहे थे और ख़ातून के साथ होने वाली जो गुफ्तगू थी ना वो फ़ोटोग्राफ़र ने सोशल मीडिया पर लीक कर दी, ताहम ख़ातून की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की है। और ख़ातून ने कहा कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए बहुत अच्छी पिक्चर्स ली थी, लेकिन अब वो सब ज़ाया हो गई है क्योंकि मेरी अलैदगी हो चुकी है, मेरी तलाक हो चुकी है, अब हमें इन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसकी जो रकम है ना वो रिफ़ंड की जाए। तो ख़ातून के जो पैगामात थे वो मौसूल होने पर पहले तो फ़ोटोग्राफ़र ने समझा कि शायद ख़ातून उनके साथ प्रैंक कर रही हैं या मजाक कर रही हैं, लेकिन जब ख़ातून ने रकम वापसी का मुतालबा बार बार करना शुरू किया तो फ़ोटोग्राफ़र भी संजीदा हो गया और फ़ोटोग्राफ़र ने ख़ातून की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये वजाहत की है कि मैं आपको रकम रीफ़ंड नहीं कर सकता, अब मैं वो तस्वीरें दोबारा से नहीं ले सकता हूँ। और ये पिक्चर्स और कॉन्वर्सेशन की जो उनकी स्क्रीन शॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा
वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्वीट पे कि जनाब किस तरह 4 साल बाद वो खातून जो है वो फोटोग्राफर से पैसों का मुतालबा कर रही है कि अब मेरी शादी नहीं रही है, अब मैं तलाक ले चुकी हूँ, अलहदा हो चुकी हूँ, तो अब जो फ़ोटोज़ आपने ली थी उसके पैसे रिफ़ंड किए जाएँ। तो इस तरह की दिलचस्प खबरें भी हमारे सामने आ रही होती है। तो जनाब इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और बहुत और सी बातें करनी है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब आज दुनिया भर में अना से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो है आपस में मोहब्बत, अमन और कदर से पेश आना और अना जैसे नासूर को मुआशरे से हमेशा के लिए दूर भगा देना। अना परस्ती और ख़ुद पसंदी एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका मकसद अपनी ही ज़ात के गिर्द घूमना है और ऐसे लोग अपनी गलत दलीलों और झूठी बातों से लोगों को गुमराह करते हैं और समझते हैं कि जनाब वो जो कर रहे हैं ना वो ही अमल दुरुस्त है और बाकी सब गलत है। दरअसल ऐसे ही लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। हमारी ज़िद और अना में रिश्ते फना हो जाते हैं। घमंड, गरूर, अकड़ और सिर्फ अपनी ज़ात को अहम जानना, अपने फ़ैसलों को बेहतरीन तसव्वुर करना, दूसरों की राय को अहमियत भी ना देना एक ऐसी ही आदत है जिसमें अक्सर घर ही बर्बाद होते हुए हमने देखे हैं। तो अना इस सांप सीढ़ी की मानंद है जो इंसान को हमेशा नीचे की तरफ ही धकेलती है। तो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और कामयाबी कभी भी अना के साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि किसी एक चीज़ को पाने के लिए ना दूसरी को छोड़ना पड़ सकता है। तो अना की वजह से इंसान मुझसे रिश्तों को पीछे भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से अना तो जीत जाती है लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं ना वो हार जाते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जनाब अना परस्ती है क्या और इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है और ये माइंडसेट क्या है, किस तरह इसको बदला जा सकता है। इस पर बहुत से और भी सवालात हैं जिनके जवाबात हमने लेने हैं। डॉक्टर अली अजमल इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर अली आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। डॉक्टर अली, अना परस्ती, ईगो, पहले तो बताइए अना परस्ती की डेफिनेशन है क्या, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको आप? देखें, अना एक एटीट्यूड, एक थिंकिंग और एक परसेप्शन का एक सम है, यानी कि एक पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है जिसमें जो शख्स अना परस्ती में मुब्तला होता है वो अपनी ज़ात के गिर्द ही ज़्यादा घूमता रहता है। अच्छा। जो कि एक मॉडर्न लाइफ की और सोशल लाइफ की ज़िद है। आम तौर पे जब हम कोई भी शख्स दुनिया में अकेला ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकता, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमारे प्राइमरी रिलेशनशिप के हवाले से हो, फैमिली के साथ रहना है, दोस्तों के साथ, या फिर अपने कोलीग्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ ज़िंदगी में डील करना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इंसानों को इंसानों से डील करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। अब अना परस्ती एक शख्सियती ट्रेड है, एक शख्सियत की एक ऐसी एक अमल है शख्सियत का जिसमें जो अना परस्त शख्स है वो अपने परसेप्शन में, अपनी फीलिंग्स में, अपनी सोच में वो अपने आप तक ही महदूद होता है और अपने इर्द गिर्द उसने एक खोल चढ़ाया है एक खुद पसंदी का। तो ठीक है, तो इस चीज को हम ओवरऑल हम अना परस्ती कहते हैं। उसमें जो सेल्फ है वो इन्फ्लेटेड सेंस होती है, यानी कि अपनी जात के बारे में कोई शख्स बहुत ज्यादा तसव्वुर करता है, इतना ज्यादा कि जितना नहीं करना चाहिए, और बाज़ का तो इतना ज्यादा कि वो शख्स बीमारी की हद तक पहुंच जाता है। अच्छा, लेकिन खुद पसंदी, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ लव, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं? ये स्लाइटली सा इसमें कोई डिफरेंस है? जी, ये ऑब्वियसली इसके अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज भी है। इसके अंदर इस तरह से आते हैं कि ये सारी चीजें मिलके फिर एक अना जो है वो इसका एक प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट। तो लेकिन अगर बात करें खुद पसंदी, सेल्फ ऑब्सेशन, वो ऑब्वियसली एक दूसरी चीजें हैं। बट जैसे मैंने बताया कि अना परस्ती एक टोटल सम है, एक एंड प्रोडक्ट है, मतलब इनका मजमुआ है। ये सारी चीजें जब बहुत हाइट पे चली जाती हैं तो फिर आप अना परस्ती के जुमरे में आ जाते हैं, आप फिर उसमें आ जाते हैं। इसको मुआशरे का नासूर भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी शख्सियत के अंदर थोड़ी बहुत होती है, अना होती
ہوتی ہے کہ ہم نے میرے خیال سے انا بھی پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ جو پرویل کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں وہ نیگیٹو انا پرستی کر رہی ہے، تو کس طرح اس کو کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ انا پرستی دونوں طرح سے ہی ہے، ایک ہماری پازیٹیو ہے اور وہ بہرحال ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس میں جو پازیٹیو ہے نا جی وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ اس حد تک ہر انسان کو اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے، اپنے بارے میں ذرا اپنے آپ کو اتنا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سیلف کیئر کر سکے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح ہونے سے بچا سکے، کانفیڈنٹ رہ سکے، اس حد تک تو جو خود پسندی ہے اور ایک حد تک ایگو بھی وہ بہرحال پازیٹیو ہے، اگر نہیں ہوگی تو اس کے پھر اپنے نقصانات ہوں گے۔ اب اس کی جو انفلیٹڈ سینس ہے کہ نہیں بس میں ہی میں ہوں، اپنی ذات سے باہر ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، جب بائی دا وے وہ دیکھنا بھی چاہیں تو ایک شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ نظر نہیں آتی، اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ ان کے پرسیپشن ہرٹ ہو رہے ہیں، وہ اگلے کے پرسپیکٹیو کو، دوسرے بندے کے پرسپیکٹیو کو سمجھ نہیں پا رہے، امپیتھٹک ہی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے پھر مزید بہت زیادہ نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، رشتوں میں نقصان ہوتا ہے، نارمل لائف میں نقصان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اپنے ساتھ بہت برا کر لیتا ہے، یہ ایک سیلف ہارم ٹائپ ایک سچویشن چلی جاتی ہے۔ اب جو آپ کی بات ہے کہ کوپ کیسے کیا جائے، سب سے پہلے تو اس چیز کا ادراک کیا جائے کہ جو انا پرستی ہے یہ صرف دوسرے بندے کے لیے خطرناک یا مہلک نہیں ہے، یہ صرف معاشرے کا ایک نصور نہیں ہے۔ جو شخص انا پرست ہے، انا سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس شخص کا نقصان کرتی ہے، اس شخص کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اور obviously کسی کے بھی رشتے خراب ہوں گے تو رشتے خراب ہونا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص کے جو پرسیپشن، اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ میں وہ عام طور پہ شخص ہر وقت پریشان رہتا ہے، کیونکہ ان لاجیکل ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں نا کہ ہر شخص مجھے چاہے، میری بات مانے، مجھے سمجھے، کیوں نہیں میرا پرسپیکٹیو سمجھے، چاہے وہ ان لاجیکل ہی ہو، تو ایسا شخص اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ اس شخص کے لیے خطرناک ہے۔ کوپ کیسے کیا جائے؟ کوپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پہلے ضروری یہ ہے اس چیز کو پرسیو کیا جائے کہ ہاں جی کچھ معاملات گڑبڑ ہیں، اگر میرے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، چلے ایک کے ساتھ ہو گئے، دو کے ساتھ ہو گئے، لیکن زیادہ تر سب کے ساتھ ہو رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ہم میں ہی پرابلم ہے، obviously تو یہ ایک ریڈ سائن ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی میرے بیہیویئر میں یا کچھ میرے ایٹیٹیوڈ میں کچھ مسئلہ بہرحال ہے۔ جب کسی شخص کو یہ لگے یا کچھ لوگوں کے کچھ سنسیئر کمنٹس بھی آ جاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ میں یہ مسئلہ ہے، کچھ کمیونیکیشن میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک نارمل فیل کریں۔ دیکھیں اصل میں یہ جو انا پرستی نا عام طور پہ یہ باہر سے ہی ہمیں لگتا ہے، خود پسندی، ایگو، سیلف obsession، اصل اس کی وجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ انسان اپنی انفیریورٹی کمپلیکس سے بچنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، اپنی جو دماغی پین ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک کھول چڑھا لیتا ہے۔ نہیں تو ایسے لوگوں کو کس چیز کا انسیکیورٹی کس چیز کی ہوتی ہے؟ دیکھیں عام طور پہ انسیکیورٹی تو مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے نا جی، لیکن انسیکیورٹی خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ جیسے دیکھیں کچھ لوگوں کو لکس کے حوالے سے انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، کوئی اپنے کچھ سوشیو اکنامک سٹیٹس کے حوالے سے انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، کوئی انہیرنٹ اور کرونک انسیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جسٹ انسیکیورٹی فار دی سیک آف انسیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری جو سٹریس ہے اس سے بھی ہمیں انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ اب یہ انسیکیورٹی شاید اس میں انا پرستی میں اتنا کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹ رول نہیں پلے کرتی، لیکن جب انسیکیورٹی کی بیس پہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک اگر حالات کچھ مشکل ہیں، کوئی جاب میں مسئلہ ہے یا کچھ ہے، تو انسیکیور ہونا یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اگر انسیکیور نہیں ہوں گے تو اس کو کوپ کیسے کریں گے، کیسے ہم اپنے ڈیسیژنز کو بہتر کریں گے آنے والے مسئلوں کو ختم کرنے کے لیے؟ یہ انفیریورٹی جو ہے نا کسی حوالے سے بھی جو شخص اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتا ہے عام طور پہ وہ اپنے ارد گرد انا کا کھول چڑھا لیتا ہے، اور لوگ اس چیز کو عام طور پہ نہیں سمجھتے، وہ اس کو سپیریورٹی کمپلیکس کا نام دیتے ہیں، اور obviously لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، وہ پھر اس کو دوسری طرح سے ڈیل کرتے ہیں، غصے سے، بعض اوقات نفرت وغیرہ سے۔ اصل چیز جو ہے کہ وہ جو شخص انا پرست ہے وہ ایک حد تک بیچارگی میں مبتلا ہے، وہ ایک حد تک خود شخص بیچارہ ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا۔ اچھا اب اس میں بھی ایک دوسری بات ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کے لیے انفیریئر ہونا لازمی نہیں ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس ایک فیلنگ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بعض اوقات بڑے کامیاب لوگوں کو بھی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ عام طور پہ کامیاب ہوتے ہیں انا پرستی ان میں زیادہ ہوتی ہے۔
اب ہوا کیا, ایک حد تک سکسیس بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انفیریورٹی فیلنگز دماغ میں, پرسنالٹی میں, مطلب وہ جو مطمئن نہیں ہو پاتے نا اپنی لائف سے, اپنی چیزوں سے, اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں خلش سی رہ جاتی ہے. جی آبویسلی ایک تو مطمئن نہ ہو سکنا, اس کے علاوہ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ انفیریورٹی کمپلیکس ایک فیلنگ کا نام ہے, ضروری نہیں ہے کہ اچھا اس میں ایک چیز ہے, ایک شخص جو بظاہر کچھ بھی نہ ہو, عام طور پہ کچھ لکس میں, سوشیو اکنامک سٹیٹس میں, ایجوکیشن میں, سکسیس میں, اگر فرض کر لیں بظاہر کچھ بھی نہ ہو, ایسا شخص بھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں, اپیرنٹلی ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی انفیریورٹی کمپلیکس میں کا وہ شکار ہے. اب وہ کیسے عام طور پہ کوپ کرتے ہیں؟ انا پرستی کے کھول سے, کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, میں ایسا, میں ویسا, میں جو ہے, اصل میں وہ جو اپنی میں ان کے اندر بہت ڈاؤن جا چکی ہے نا, وہ اپیرنٹلی اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور بائی دا وے یہ ایک نیگیٹو طریقہ ہے. اس سے جیسے ہم نے بھی شروع میں بات کی, ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں, انسان کو خود پین ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو انا پرستی جب اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک خاص بیماری بن جاتی ہے. لیکن کیا علی آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر علی کہ اس طرح کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے, ان کو ادراک بار بار کرانا چاہیے؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے, مطلب میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ایک بندے کو آپ نے ایک دفعہ سمجھایا, 2 دفعہ سمجھایا, تیسری دفعہ بھی سمجھایا, اگر وہ تیسری دفعہ بھی نہیں سمجھ رہا تو اس کا مطلب وہ نہیں سمجھنا چاہتا, تو آپ اپنے جو قیمتی الفاظ ہیں نا اس کے پر ضائع نہ کریں. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک شخص کی ایک لمیٹیشن تو ہے, ابھی کون کسی کو کتنا سمجھائے گا, ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں. لیکن نا یہاں پہ ایک چیز, اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ شاید کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نا ہم سمجھانا نہیں آ رہا ہوتا ہمیں, یا ہم کسی کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے, کیونکہ انا پرستی نا دوسرے بندے میں, ہم نے کچھ کہا, اس نے کچھ سنا, اس نے کچھ سمجھا, پھر اس نے کچھ کہا, اور پھر بعض اوقات ہم نے بھی کچھ اور سمجھا. تو یہ جو عام طور پہ نا مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. عام طور پہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتا ہے, جب اپنی فیلنگز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, جب اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, تو عام طور پہ ہم کر لیتے ہیں اگر ہم ٹھیک طرح سے کریں. بعض اوقات ہوتا ہے ہر بندے کے اپنے اپنے پرسنالٹی فیکٹرز بھی ہیں, تو کمیونیکیشن کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن جتنے بھی انا پرست لوگ ہیں, اگر آپ ان کو ان کی وہ جو ایک ہے نا ڈائنامائٹ قسم کی انفیریورٹی فیلنگ, ان پہ پاؤں رکھے بغیر, اس کو ہرٹ کیے بغیر اگر آپ ان کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو یہ لوگ ضرور سمجھیں گے. کیونکہ دیکھیں نا پرسپیکٹیو ہے. ایک عام شخص, نارمل شخص, اس کو ہم نے کچھ سمجھایا, عام طور پہ اس نے چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا, اپنی خامیوں کو دیکھ لیا, اپنے آپ کو امپروو کر لیا. اب ایگوئسٹک بندے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ آلریڈی اپنی خامیوں کو, انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ایگوئسٹک ہے, ہم نے اس کی خامی کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دی, یا ہم نے تھوڑے سے سخت لہجے میں کبھی کبھی کر دی, جو کہ عام لوگ برداشت کر جاتے ہیں. ایگوئسٹک بندہ نہیں کرے گا, اس کی اسی لیے تو کہتے ہیں نا ایگو ہرٹ ہو گئی, اس کی آگے چھوٹی سی ایگو ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ پھر ہرٹ بھی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نے ایسے لوگوں کو سمجھانا ہے, ان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کی ایگو کو ہرٹ کیے بغیر, ان کی وہ جو ایک طرح سے ریڈ لائن کراس کیے بغیر اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں تو ضرور لوگ سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو ایگوئسٹک بندہ ہے خدا نہ خواستہ وہ کوئی انسین بھی ہے. بہرحال وہ اپنی دوسری ٹریٹس میں بڑے اچھے ہو سکتے ہیں, بلکہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی خامی انا پرستی کی ہے, تو بہرحال اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی جو سوچ ہے, جو تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے, جو بہت زیادہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو پھر کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ایک تو ان کو سب سے پہلے نا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو انا پرست ہے, یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بیچارہ شخص ہے. اچھا, آپ ان کو مطلب یہ ہم سمجھ لیں کہ جتنے بھی ایگوئسٹک لوگ ہیں وہ بیچارے ہیں. تو اب اس میں ہمیں جب آبویسلی, لیکن ہم نہیں سمجھتے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, تو آبویسلی پھر ایگوئسٹک نے ٹھیک کیسے ہونا؟ جس وجہ سے وہ بیمار ہوا ایک طرح سے, وہ ہم نے اس چیز کو ری انفورس کیا. تو سب سے پہلے اگر ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم ان کو سمجھیں بیچارہ ہے یا بیچاری ہے. ہی نیڈس سم ہاؤ ٹریٹمنٹ. اب ٹریٹمنٹ سے مراد یہ نہیں میرا کہ ان کو کسی ماہر نفسیات کے پاس ہی ہر ایک کو لے جائیں, ان کا کوئی کلینکل ٹریٹمنٹ نہیں. ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو ایک شولڈر کی ضرورت ہے, ایک سننے والے کانوں کی ضرورت ہے, جن سے وہ اپنی اندر کی بات کہہ سکے, اور جس سے وہ کہہ سکے کہ ہاں میں فلاں وجہ سے انفیریئر فیل کرتا ہوں, آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, یہ میرے اندر ہے. ایسے چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں.
अगर लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो काफ़ी हद तक ईगोइस्टिक हो जाते हैं और फिर उनके जो बिहेवियरल पैटर्न हैं वो ईगो के ऊपर लेयर दर लेयर जमा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तो फिर उनके साथ हम बेहतर यही कर सकते हैं कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि देखिए ये जो ईगोइस्टिक अप्रोच है ना, ये एक हद तक बिहेवियर भी है, अच्छा। लेकिन उसके बाद ये एक बीमारी बन जाती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईगोइस्टिक डिसऑर्डर, उसके बाद फिर हमारे ओसीडी के मसले, आमतौर पे कोई स्किज़ोफ्रीनिया की कोई मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं जिसमें ये ईगोइस्टिक चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर और भी 20 किस्म की बीमारियां हैं ज़हनी व नफ्सियाती, जिनका एक सिम्टम्स, एक ट्रेट ये ईगोइस्टिक अप्रोच होती है। लेकिन बहरहाल अगर ये ना भी हो तो स्ट्रेस तो होती है ना जी, रिलेशनशिप टूटने की स्ट्रेस एंड ऑल दैट। तो कैसे कर सकते हैं? इर्द गिर्द वाले हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अली, बहुत से ऐसे इगोइस्टिक लोगों को मैंने देखा भी है जिनके रिश्ते खराब भी हो रहे हो ना, तो वो उसको मलूज़े खातर भी नहीं रखते, मतलब वो इम्पॉर्टेंट समझते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हमने जो किया है हमने बिल्कुल दुरुस्त किया है, और अगर हमारे रिश्ते नहीं भी निभ रहे तो इट्स ओके, गो विद द फ्लो। तो कुछ लोग ये भी लेकर चलते हैं, इस तरह का फंडा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी जरा ईगोइज्म, जो ईगोइस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि बहरहाल ऐसे लोगों को डील करना ना एक माहिर नफ्सियात के लिए भी दूसरों को डील करने से मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर देखें किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो तो ओन कर रहा है ना। हाँ। वो जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करेगा। अब किसी भी बीमारी का इलाज तो है, बहरहाल वो मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है, वो दवाई तो खाएगा अगर उसको लगता है कि मुझे मसला, या थेरेपी लेगा। ईगोइस्टिक बंदे की प्रॉब्लम ही है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सही। अपने आप में इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होता है कि आम तौर पे आजकल देखें कि फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ईगोइस्टिक अप्रोच है, कोई बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है। कोलीग्स के साथ मसले, और फिर एक बहरहाल हमारा एक कलेक्टिव एक कल्चर बना है कि बॉस है तो ईगोइस्टिक भी होना ही है। ये एक अप्रोच मैं समझता हूं कि हमारे कलेक्टिव माशरे में चल रही है, जिसका बहरहाल नुकसान है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें उनकी ईगो को, उनकी फ्रेजाइल ईगो को हर्ट किए बगैर, उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनके जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उन पे पांव रखे बगैर हमें उनको थोड़ा सा रियलाइज करा देना चाहिए कि ये ना कुछ मसले बहरहाल हैं। देखें, आप ये जो कर रहे हैं इससे कुछ आउटकम नहीं अच्छा निकल रहा, आप खुद भी परेशान हैं, लोग भी आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत अगर अप्रोच चेंज कर ली जाए, आप में मसला नहीं है, आप परफेक्ट हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हम अपनी अप्रोच चेंज कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये शायद बेहतर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से किसी ईगोइस्टिक शख्स को अप्रोच करें तो वो बहरहाल कुछ ना कुछ अडॉप्ट करेगा। कंट्ररी, अगर आप कहें आप में ये खामी, आप ये करते हैं, वो करते हैं, तो उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, बेचारगी की कैफियत बढ़ेगी, उसका जो ऊपर वाला जो कछुए की तरह जो खोल है वो मजबूत होगा, उससे कोई हमें फायदा नहीं होगा। और सिर्फ मुआशरे को फायदा नहीं होगा, उस शख्स को अपनी जात के लिए भी फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा, खुद को डैमेज करेगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, खुद को डैमेज करेगा। जैसे मैंने बताया, माशरा तो बात की बात है ना जी, वो तो उसमें जो ईगोइस्टिक अप्रोच की वजह से बिगाड़ पैदा होता है रिलेशनशिप में, माशरे में, कोलीग्स के साथ, वो तो बात की बात है ना। सबसे पहले उस शख्स का अपना डैमेज तो हो गया। अब आमतौर पे देखें, ईगोइस्टिक बंदा है, खुद पसंद बंदा है, थोड़ी सी बात जो कि नॉर्मल लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और जिंदगी में होती रहती है, हाँ, exactly. ठीक है, वो उसकी नींद को खराब कर देगी, वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा। एग्जैक्टली, ओवर थिंकिंग कर लेगा, नींद खराब कर लेगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। उसके बाद फिर ईगोइस्टिक अप्रोच क्या है? क्योंकि मैंने ये सोचा, मैंने ये समझा, मैंने ये चाहा, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब दुनिया का कोई शख्स भी पूरी दुनिया को अपनी मर्जी, अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चला सकता। Exactly. अब नॉर्मल लोग इससे निकल आते हैं कि जी ठीक है, जैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी एक्सपेक्टेशंस हमेशा फुलफिल नहीं होती। अब ईगोइस्टिक बंदा क्या करता है? वो रोज परेशान रहता है, उसकी रोज ईगो हर्ट होती है, जिससे नॉर्मल लोग गुजर जाते हैं। रोज उसकी एक्सपेक्टेशंस पे लोग जो है, जो पूरा नहीं उतरते, जो कि उतर भी नहीं सकते ना, सारी दुनिया तो नहीं उतर सकती। अब उसकी अप्रोच जो है वो हर्ट होती है। अब फिर उसने एक कुछ इलॉजिकल चीजें लोगों से एक्सपेक्ट कर ली होती हैं। जैसे अभी हमने रिलेशनशिप की बात की कि रिलेशनशिप है तो ऐसा होना चाहिए, बड़ा आइडियलिज्म किस्म का। अच्छा। मैं इस रिलेशनशिप में कुछ भी ना दूं तो चलेगा, लेकिन दूसरे बंदे को अपना फुल देना पड़ेगा। अगर वो 99.9% भी देगा तो मैं एज अ ईगोइस्टिक पर्सन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं।
لیکن میں اگر 10% بھی نہ دوں تو دیٹس فائن. اوکے لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, لیکن اگر میں اپنا کام نہ کروں تو دیٹس فائن, کیونکہ میں ہوں نا. تو یہ اپروچ ہے ایگوئسٹک بندے کی. اب ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے دنیا ان کے مرضی کے مطابق چلے؟ ہر روز ہر گھنٹے عام طور پہ ان کی ایگو ہرٹ ہوگی. ہر گھنٹے ہر روز وہ شخص اوور تھنکنگ کرے گا, وہ اپنی مینٹل ایگنی اور پین سے گزرے گا جو کہ ہمیں نظر نہیں آئے گی, نظر عام طور پہ نہیں آتی. لیکن جیسے سب سے زیادہ ایگوسٹک اپروچ, ایگو ہونا, انا پرستی ہونا, خود پسندی ہونا, سیلف obsession ہونا, یہ انسان کو خود پریشان کرتا ہے. اور لانگ ٹرم یہ جو پریشانی ہے یہ کرونک سٹریس میں بدل جاتی ہے, بعض اوقات ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے, ریلیشن شپ تو تباہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور پھر بیہیویئر سے یہ چیز جب کرونک اور مزید آگے بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر بن جاتا ہے, جس کو عام طور پہ ٹریٹ کرنا خاصا مشکل اور سالوں پہ محیط کام ہے. اور پھر آپ کی پوری زندگی خراب ہونا کا خدشہ ہے نا, کہ آپ ساری زندگی کسی سے اچھے طریقے سے مل نہیں سکتے ہیں, آپ اپنی جو ٹریٹس ہیں انہیں کو تبدیل نہیں کر پا رہے اور اسی میں الجھے جا رہے ہیں. جی آبویسلی جی دیکھیں کچھ رہ نہیں نا گیا. ریلیشن شپ تو سب سے پہلے خراب ہو گئی, چاہے وہ فیملی کے ریلیشن شپ ہی ہوں, اس کے علاوہ کولیگس کے ساتھ کچھ نہیں رہ گیا, اس کے علاوہ جو اسٹرینجر ہیں جو عام لوگوں سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے وہ ان کے بیہیویئر سے آفینڈڈ ہیں. اچھا وہ جو شخص ایگوئسٹک ہے وہ اپنی نظر میں خود ایسے ہی پریشان ہوا پھر رہا ہے, وہ ہر روز کوشش کرتا ہے کہ دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے کی, illogical اپروچ سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی, لیکن وہ ہر روز ناکام ہوتا ہے. ہر روز وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی پین سے چھٹکارا حاصل کرے, اوور تھنکنگ نہ کرے, ٹائم پہ سو جائے, اپنی زندگی کو انجوائے کرے, لیکن وہ کر نہیں پاتا. اب دیکھیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس میں مٹیریل آبویسلی ہمیں اس کا کچھ فائدہ وغیرہ مٹیریل بہت ضروری ہے, لیکن بہرحال ہم اگر تھوڑی کمی بیشی بھی ہو تو ہم زندگی کو اچھا انجوائے کر سکتے ہیں. اب ایگوئسٹک بندہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں نا کہ کتنا نقصان ہے. اور پھر یہ جو پرسنل اپروچ جب معاشرے کی جاتی ہے, کمیون کے سسٹم میں, سوسائٹی سے تباہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ سوسائٹی تو تباہ ہوتی ہے لیکن وہ شخص خود کو بھی تباہ کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور ایگوئسٹک پرسن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے, کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب مزید بھی صورتحال جو ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں کے خلاف پولیس کا ایکشن. پنجاب بھر سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث 1650 شرپسند گرفتار. پرتشدد کارروائیوں میں لاہور سمیت صوبے بھر میں 150 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ تمام شرپسند عناصر کو ٹریس کر کے گرفتار کر رہے ہیں. مزید کیا اپڈیٹس ہیں, مجاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. مجھے ایسا بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہم نے ابھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا. اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام شرپسند عناصر کو ٹریس کر کے گرفتار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے آئی جی پنجاب یعنی کہ پنجاب پولیس نے کوئی تقریباً 1000 افراد کی فوٹیجز اور تصاویر جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں, اور ان کو نادرا کے ذریعے بھجوایا جا رہا ہے ان کی شناخت کے لیے. اور ان میں سے کافی حد تک لوگوں کی شناخت کر دی گئی ہے, ان کے چہرے, ایسے شرپسند عناصر جو سرکاری املاک میں اور گراؤ اور جھیراؤ کا جو کام کر رہے ہیں, جو نظر آتش کر رہے ہیں املاک کو, ان کی شناخت کر دی گئی ہے. اور ان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. کچھ مقدمات درج بھی کیے گئے ہیں, جیسے کل سرور روڈ پولیس اسٹیشن میں قتل, اقدام قتل سمیت کوئی 20 سے زائد دفعات ہیں جس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. اس میں عمران خان اور دیگر رہنما اس میں بھی شامل ہیں. اور جو پولیس کی اپڈیٹ ہے, پولیس کے ریکارڈ کے مطابق, اس میں شرپسند عناصر کے پرتشدد کارروائیاں جو ہوئی ہیں اور پنجاب پولیس کے ایکشن کے تازہ ترین اپڈیٹ اس طرح سے ہیں کہ سرکاری اور نجی اداروں پر حملہ, توڑ پھوڑ کے جلاؤ گھراؤ میں ملوث 1650 سے زائد شرپسند عناصر جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں. شرپسند عناصر کی
पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर से 150 से जायद अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो सीरियस हैं वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी हैं, वो जिनकी आंख जो है वो बहुत मुतासिर हुई है और उनका वो जो है बिनाई भी मुतासिर हो सकती है। इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में समेत लाहौर में 63, रावलपिंडी में 29, फैसलाबाद में 25, गुजरावाला के 13 पुलिस अफसर और अहलकार जो हैं वो शामिल हैं। अटक से 10 हैं, सियालकोट में 5 और मियांवाली में 6 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल 70 गाड़ियों की तोड़फोड़ नजर आती शुरू किया गया। लाहौर में 22, रावलपिंडी में 18, फैसलाबाद में 15, गुजरावाला से 3, सियालकोट से 5, भक्कर से 2, मुल्तान से 4 और अटक में 1 गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। इसी हवाले से जो नुकसान पहुंचाया गया है, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ये कहते हैं कि सरकारी और निजी इमलाक पुलिस टीमों पर हमले, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस शरपसंद अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और पुलिस जो है इसके हवाले से कार्रवाइयां कर रही है। अच्छा, मुझे ऐसा दूसरा ये बताइएगा, कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात भी हमारे सामने आए हैं। जो कलमा चौक अंडरपास के नीचे कंटेनर्स जला दिए गए हैं, एक मुश्तिल ग्रोह है जो ये सारी चीज़ें अमल में लेकर आ रहा है, क्या उस हवाले से कुछ पता चल पाया है? आज बिल्कुल चल पाया है, और इस हवाले से चूंकि अब इसको फोकस ये इस तरह से किया जा रहा है मुनीबा के जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, जो सेफ सिटी कैमरास हैं, उनको मुकम्मल तौर पे एक्टिव कर लिया गया है और उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे किया जा रहा है। कल जिस वाक़े का आपने जिक्र किया कि कलमा चौक में एक जो है वो 2 बल्कि टैंकर वहां पे थे, एक टैंकर था और एक वो ट्रक था जिसमें कपड़ा था, उसको जो है वो नजर आतिश किया गया। बहुत कम उम्र के नौजवान, बहुत कम उम्र के लड़के मुंह पर मास्क पहने हुए, और जिनकी तादाद 8 से 10 होती है, वो मुख्तलिफ इसी तरह से मेन शाहराहों पे जाते हैं और वहां पर जाकर वो जो है वो टायर का या लकड़ी लेकर उस वहां पे जो है वो मेन रोड के ऊपर जला देते हैं। जब तक वहां पे पुलिस नहीं होती है तब तक ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो उसके बाद जो जब वहां पे पुलिस पहुंचती है या कानून नाफिज करने वाले इदारे एहलकार वहां पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। ये नहीं हो रहा कि मुस्तकिल तौर पे कहीं पे भी ये ऐसे वाकयात हो रहे हैं, और ये वो नौजवान हैं जिनके बारे में शायद उनके घर वालों को भी मालूम नहीं होगा कि वो इस तरह की सरगर्मियों में या इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं। और इसीलिए पुलिस और पंजाब पुलिस के सरबराह जो है ये बावर करवाना चाहते हैं उन वालिदैन को, उन फैमिलीज को, कि इनको रोकें, इनको इनके बारे में इन पे नजर रखें, क्योंकि जब ये गिरफ्तार होंगे इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा। ठीक है जी, मुजाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन थे और डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि जनाब जितने भी मुश्तिल अफराद हैं जो कि जलाओ घराओं में मुलव्वस हैं, उनके हवाले से उनको ट्रेस करके और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। मुजाहिद साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी और सियासी बेयकीनी और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाने के खदशे ने पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया को एक बार हिला कर रख दिया है। तो क्या सूरत हाल रहने वाली है, इकॉनमी का क्या होगा, आगे आने वाले दिनों में क्या जो है देखा जा रहा है। हकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं। हकान साहब आपको वेलकम कहती हूँ। हकान साहब बताइएगा क्या होने वाला है मईशत का, हमारा इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की जो बनी हुई है, तो मईशत कहाँ पर जाके जो है वो स्टे करने वाली है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, हमें सबको ये रियलाइज़ करना है कि पाकिस्तान की मईशत ये कल परसों में नहीं बल्कि पिछले 12, 14, 18 माह से एक टर्मोइलिश, एक वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन में है। स्पेशली जो एक्सटर्नल फ्रंट है हमारा, यानी कि जो बाहर से हमारे डॉलर के इनफ्लोज हैं वो बहुत कम रहे हैं। IMF का प्रोग्राम उस तरह कंफर्टेबली चल नहीं सका। हमारी इकॉनमी को स्लो करने के लिए हमें इंपोर्ट्स काटनी पड़ी। जब इंपोर्ट्स काटी तो लोकल इकॉनमी जो है वो बहुत स्लो हो गई। इन्फ्लेशन बहुत बड़ी हुई है, 36% पे हमारी जनरल इन्फ्लेशन है, पर लोग तकरीबन 50% फेस कर रहे हैं फूड इन्फ्लेशन। अगर कोई नई नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी। इसके फैक्ट्स तो नहीं है हमारे पास इतनी जल्दी आते, बट चूँकि जो फास्ट मूविंग डेटा है अगर हम उसको देखें तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी पैदावारी सलाहियत है इंडस्ट्री की, वो सुकड़ी है, यानी कि पिछले साल से कम हुई है।
हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, यानी कि प्रोडक्शन भी कम हुई है और पैदावारी सलाहियत भी कम हुई है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये एक तशवीशनाक पिक्चर है। बिल्कुल ऐसी ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक पिक्चर है। हकान साहब, दूसरा मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है उसने ये कहा है कि अगर IMF हमें पैसे नहीं देता है तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और कल के दिन हमने देखा है कि जो डॉलर है वो एक ही दिन में 5 रुपए उसमें इजाफा हुआ है। हमारा जो एक्सचेंज है वो भी नीचे गिरा है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या डिफ़ॉल्ट हो सकता है पाकिस्तान? आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने आपके प्रोग्राम में भी और बाकी अपनी राइटिंग्स में भी यही कहा है कि पाकिस्तान IMF को साथ रखेगा तो पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर आपके 4.4 अरब डॉलर के, जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, रिजर्व्स हैं और वो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसको 1 माह से भी मुश्किल से कवर करते हैं, इनको 3 माह कवर करने चाहिए, तब आपका डिफॉल्ट रिस्क नीचे जाएगा। इनको बढ़ाने के लिए आपको IMF से फंड्स चाहिए, मल्टीलैटरल से फंड्स चाहिए, यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, चाइना, और आपको बायलैटरल पार्टनर्स जिनसे हमारी ये GIZ और जो एजेंसीज हैं इनसे आपको पैसे चाहिए। ये लेने के लिए IMF का प्रोग्राम का होना तक़वियत देता है इस चीज़ को कि आप अपने रिफॉर्म के पाथ पर हैं। वो डॉक्टर है जो आपको नुस्खा लिख के देता है और उसके बाद नीचे सिग्नेचर करता है कि ये काम करने से पाकिस्तान की मईशत ICU से निकलकर सर्जिकल वार्ड में आ जाएगी। अभी यही बेहतरीन नुस्खा है जो हम ले सकते थे। अगर ये आप नहीं लेते और आपके रिजर्व्स फर्दर ड्रॉप करते हैं तो आपका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो बढ़ जाता है। 30 जून तक तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान ने 3.7 अरब डॉलर वापस करने हैं जी। और उसको री रोल करा सकते हैं हम, बट जब वो वक्त खत्म होगा तो फिर 25 अरब डॉलर वुड बी लुकिंग अस इन दी आई कि हमने ये जमा करने हैं और वो अम्ब्रेला ऑफ IMF के बगैर जमा करने मुश्किल होंगे। फिर दोबारा रुपए पे प्रेशर आएगा, फिर दोबारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और नीचे जाएंगे। ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। और बहुत से लोग आपको ये मैं कहता हूँ कहेंगे कि इतना टर्म ऑयल है तो IMF कैसे करेंगे जी। IMF के पास मैन्यूवरेबिलिटी मौजूद होती है कि वो टर्म ऑयलिश हालात में भी मुल्कों से एंगेज्ड रह सकता है। आज भी मैं आपको ये बताता हूँ कि उनके जो हमारे पाकिस्तान को जो हेड करते हैं उनकी तरफ से उन्होंने यही कहा है कि हम एंगेज्ड रह सकते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो उनके साथ बातचीत हो रही है उसको पूरा किया जाए। जो दोस्त ममालिक से और कमर्शियल पैसे हैं उनकी अरेंजमेंट उनको दिखाया जाए और किसी सूरत में भी ये कोशिश की जाए कि नवा रिव्यू जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो, अगर हम 10वां और 11वां नहीं भी कंप्लीट कर पाते। ये पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि जैसे टर्मोइलिश सिचुएशन भी है मुल्क में, उसको देखते हुए भी हमने इकोनॉमी पे से अपनी नज़र को नहीं उठाया। इकोनॉमी को हमने उसी तरह चलाया जैसे कि सिचुएशन। ठीक है, हकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट थे, और जनाब मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर क्या हो सकता है। हकान साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।